मैं दीपक सिंह। आज हमारे स्टूडियो में है अध्ययन नेगी, जो कि 2 साल से माइनिंग कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि माइनिंग का क्या फ्यूचर है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या स्कोप इसका होने वाला है आने वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइनिंग क्या है। ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग आपके दिमाग में कहाँ से आया, मतलब आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला? जैसे कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में सबको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में क्या क्या होता है कि ब्लॉकचेन लेजर्स एक दूसरे के बाद एक कॉन्टिन्यूएशन में होता है। तो इसके बारे में मेरे दोस्तों ने बताया, वो CSIT के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि वो कैसे काम करता है। तो मेरे को इस पर इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने और रिसर्च करी तो उसके बाद मुझे पता चला कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है। फिर मैंने एक ग्राफिक कार्ड लिया GTX 1060 3 GB का, तब 4 GB का DAG साइज़ नहीं था। फिर मैंने एक लिया, फिर मैंने ऐसे 2 लिए, फिर ऐसे करते करते मैंने 20 GTX 1060 खरीद के लगाए दिल्ली फार्म हाउस में। ठीक है, फिर ये मतलब माइनिंग सिर्फ इंडिया में ही हो रही है या फिर वर्ल्ड वाइड हो रही है? मतलब प्रॉफिट का डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, ऐसा बहुत ज़्यादा आता रहता है कि अमेरिका में या फिर दूसरे कंट्रीज़ में माइनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, इंडिया में काफ़ी कम प्रॉफिट जनरेट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली जो माइनिंग है वो सिर्फ माइनिंग पूल्स पे डिपेंड करती है कि आप कौन से माइनिंग पूल में माइनिंग कर रहे हो। जैसे आप नाइस हैश के पूल में माइनिंग कर रहे हो तो उसका अलग प्रॉफिटेबिलिटी है, इथीरियम के माइनिंग पूल में कर रहे हो तो उसकी अलग प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वो माइनिंग पूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंट्री वाइज कोई डिपेंड नहीं करता। जो USA में कमा रहा होगा इंडिया में भी वही प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई बंदा माइनिंग स्टार्ट करना चाह रहा है तो मतलब वो क्या करे? अभी उसके पास जीरो नॉलेज है इसके बारे में, बट जैसा कि हम जानते हैं उसमें काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो मतलब उसको अगर स्टार्टिंग से जानना है तो क्या क्या चीज़ों के बारे में उसे रिसर्च करना चाहिए? सबसे पहले जो मेन इक्विपमेंट है कि आप किसके बारे में, किसके ऊपर माइनिंग करना चाहते हो, GPU माइनिंग करना चाहते हो, CPU माइनिंग करना चाहते हो या ASIC माइनिंग करना चाहते हो। अगर आप GPU माइनिंग करना चाहते हो तो नाइस हैश का सबसे इजी प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाके सर्च कर सकते हो आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लेने वाले हो और आप उसमें प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो कि कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। सिंपल, ये बहुत सबसे सिंपल मेथड है। GPU माइनिंग ज़्यादा बेटर रहेगा या ASIC माइनिंग ज़्यादा बेटर रहेगा? देखिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, तो आप ASIC माइनिंग की तरफ जा सकते हैं। ASIC माइनिंग में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है बट प्रॉफिटेबिलिटी उसका भी डबल है। आप जितना GPU माइनिंग में कमाओगे एक साल में, उतना ASIC माइनिंग एक दिन में करवा सकता है। बट यही है कि आपको उसके लिए 25 लाख का ASIC माइनर खरीदना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा है। हाँ, बस। मतलब ASIC माइनिंग इंडिया में कहीं होती भी है? होती है, गुजरात में होती है, वडोदरा में होती है, जहाँ एक्चुअली बिजली की कॉस्ट कम होती है वहाँ सबसे ज़्यादा होती है ASIC माइनिंग, क्योंकि एक ASIC माइनर 1300 से 2000 वाट के बीच इलेक्ट्रिसिटी खाता है, तो इसलिए डिपेंड करता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा वहीं पे ही हो सकता है। हाँ जी। तो अगर GPU माइनिंग हमें स्टार्ट करना है और हमें एक बनाना है सेटअप, तो हम मतलब कैसे बना सकते हैं? अगर आपको सेटअप बनाना है तो आप एक सबसे मेन खर्चा सिर्फ ग्राफिक कार्ड का रखिए कि आपको सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड ही खरीदना है। सबसे पहले आप सिस्टम छोड़ दीजिए कि आपको सिस्टम करना है, आप पहले ग्राफिक कार्ड लीजिए। आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है, आपका बजट अगर 20,000 है तो उसमें से आप 15 से 19,000 ग्राफिक कार्ड के लिए अलॉट कर दो कि मेरे को सिर्फ इतने का ग्राफिक कार्ड लेना है, क्योंकि वो आपके लिए सबसे मेन चीज़ है, आप माइनिंग उसी के ऊपर करना है। फिर उसके बाद आपको लेना है जो है पावर सप्लाई, कि आप उस ग्राफिक कार्ड को पावर कैसे दोगे। पावर सप्लाई इंटेक्स का भी आता है, जेब्रॉनिक्स का भी आता है, 500-600 का। बस उससे वही है, फटने का डर रहता है। आपने लगा दिया उसे, वो ब्लास्ट हो गया। अच्छा, बस तो इसलिए रिकमेंडेशन क्या होगी, कौन सी लेनी चाहिए? रिकमेंडेशन ये है कि आप 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई खरीदिए। 2000 से ऊपर की आप कोई भी पावर सप्लाई ले लो, वो अच्छी क्वालिटी की हो। आपने बताया नहीं ग्राफिक्स कार्ड मतलब 4 GB, 6 GB, 8 GB कितनी की हमें परफेक्ट कितनी रहेगी? देखिए, जैसे कि डैक साइज़ अभी मैंने बताया कि डैक साइज़ क्या होता है, एक्चुअली इथीरियम का पूल साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो वो जितना बढ़ता जाएगा उतने वो GB बताएगा कि कितना GB तक का डैक साइज़ के ग्राफिक कार्ड यूज़फुल रहेंगे माइनिंग के लिए। जैसे अब 4 GB तक पहुंच चुका है साइज़, तो इसका ये मतलब है कि 4 GB तक के कार्ड अब यूज़लेस हो चुके हैं माइनिंग करने के लिए। 4 GB से नीचे के जो ग्राफिक कार्ड है उन पर माइनिंग हाफ कर दी है। जैसे पहले GTX 1060 3 GB था, वो हमें दे देता था 28 मेगा हैशेस देता था MHS, बट हाफ कर दिया तो अब वो 14 से 15 दे रहा है। अच्छा, ये हो चुका है।
जैसे कि अभी हम खुद भी आप देख सकते होंगे कि हम माइनिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे अपने स्टूडियो में। इनके आइडिया के बाद मैंने भी माइनिंग स्टार्ट कर दी है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। तो हम अपने यूज़र्स को बताना चाहेंगे कि मतलब माइनिंग अगर हमने चलो ग्राफिक्स कार्ड ले लिया, इसके अलावा आपने बताया कि आपको पावर सप्लाई चाहिए, इसके अलावा और मतलब कितना बजट हम रखें स्टार्टिंग में, जिससे कि सबसे कम बजट और प्रॉफिटेबिलिटी भी हम सोच सकें कि जितना हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से ROI हमारा सही है, तो वो क्या होना चाहिए? अगर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ROI चाहिए तो उसके लिए आप एक काम करिए, आप यूज्ड मार्केट में जाइए, वहाँ से आप प्रोसेसर का मदरबोर्ड का कॉम्बो ले लीजिए। मैक्स टू मैक्स 1500 रुपये आएगा अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, उससे आपके मैक्सिमम ROI आ जाएगी। मतलब अगर कोई बंदा एक 6 GB का खरीद के रखा हुआ है किसी ने ग्राफिक्स कार्ड, तो वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है अपने? 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड जैसे है GTX 1060 आता है 6 GB में, तो 980 Ti है NVIDIA का, वो भी 6 GB में आता है। बट एक्चुअली ये है कि डैक साइज़ अगर 6 GB तक पहुंच गया, मतलब वो जल्दी से वो होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। 6 GB की लाइफ ज़्यादा नहीं बची, 1-2 साल में वो 6 GB कार्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना वो पास आता रहेगा डैक से, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी। तो जैसे अभी 4 GB तक पहुंच गया, 4.2 पहुंच चुका है अभी तक, 4.2 GB तक, तो उसकी अभी तो GTX 1060 की प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई, तो उससे 4-5 हज़ार रुपये मंथ का आ रहा है 1060 6 GB से मैक्सिमम। और ये एल्गोरिदम्स के बारे में भी हमें मिलता है कि जैसे अभी SHA 256 चल रहा है, आगे सुनते हैं EIP 5599 आने वाला है, मतलब ये क्या है, इससे क्या समझेगा यूजर? एक्चुअली SHA 256 एल्गोरिदम है ब्लॉकचेन का, जिससे वो काम चलता रहता है। और EIP 5599 एक्चुअली है इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में अलग अलग डेवलपर्स, जो ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं इथेरियम के, वो रिसर्च करते हैं कि कैसे हम इथेरियम को और ज़्यादा बेटर करते रहे, कैसे हम उसका पूल को अच्छा बनाएं जिससे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस में आसानी हो। तो EIP 5599 का ये मतलब है, अभी उन्होंने ऐसा सोचा है कि इम्प्लीमेंट करेंगे आगे कि जैसे आपका पूल साइज़, आपके पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की फ़ीस वो कम करेंगे, बट उसके लिए माइनर्स का जो प्रॉफिट था उसको 40 to 50% रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, मतलब कि माइनर्स का आने वाला टाइम माइनर्स के लिए थोड़ा लो रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी। अभी तो ऐसा टॉक्स में है कि 5599 के बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, 30% भी कम हो सकता है या कम ना भी हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब हमने सेटअप कर लिया है, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मॉनिटर लगा ली, हमने ऊपर में ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया है, हमने सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद मतलब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? आपने सामान सारा अगर खरीद के ले आए, आपने सब सेटअप अपना कंप्लीट कर दिया, तो सबसे पहले आप अगर जो चीज़ आपको करनी है वो है नाइसहैश पे लॉगिन करो, या कोई भी आपका माइनिंग प्लेटफॉर्म आपको जो पसंद हो, जो आपको इजी लगे, वो उसे ज्वाइन करो। जैसे नाइसहैश में ये है कि आप ज्वाइन करोगे तो आपको वॉलेट आईडी मिलेगी एक, तो वो वॉलेट आईडी जैसे आप देख रहे हैं, आपकी का ये माइनिंग जो चल रही है, तो ये आपका पूरा माइनिंग का चल रहा है डैशबोर्ड कि यहाँ पर क्या आपका रिजल्ट, आपका एक्चुअल जो माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। शायद वो सही से आ नहीं रहा होगा, उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर दूंगा आपके साथ, इसमें एडिट करके लगा देंगे। हाँ, बता सकते हैं। तो जैसे आपका ये वॉलेट है, इसमें पैसे दिखा रहा है, जैसे आपके 6 लाख रुपये इसमें दिखा रहा है, तो इस पर आप जाओगे तो ये एक लिंक होगी आपके माइनर से, तो आपका ये जो वॉलेट होगा, ये आपके जो सेटअप होगा उसके माइनर से लिंक होगा। तो वो लिंक करने के लिए आपको चाहिए होगा वॉलेट आईडी। एक्चुअली जो आपका माइनर काम करेगा ना, उसको वॉलेट आईडी चाहिए होगा कि वो कहाँ वो माइनिंग करके पैसा भेजे, तो वो आपको एक मिलेगा नाइसहैश के थ्रू, तो उसको आप सेव कर लीजिए। फिर आप नाइसहैश के पोर्टल में जाइए, वो माइनर में, उसमें वहाँ वो अपना पेस्ट कर दीजिए वॉलेट आईडी, आपका बस माइनर रेडी हो जाएगा, गुड टू गुड आपका हो जाएगा। फिर आप माइनिंग अपनी स्टार्ट करो, आपका पैसा इसके नाइसहैश के वॉलेट में आता रहेगा ऑटोमेटिक। 3-4 घंटे का गैप होता है, पे आउट पीरियड होता है 3-4 घंटे का, वो पे आउट हर 3-4 घंटे बाद आपके वॉलेट में पैसे आते रहेंगे। फिर बात ये आती है कि आप उन पैसों को कैसे रिडीम कराओगे, विड्रॉ कराओगे। तो अब कंट्रीज़ वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में है। जैसे इंडिया में है, इंडिया में कॉइनबेस काम नहीं करता, इंडिया में बेस्ट माइनिंग के पैसा लेने के लिए वजीरेक्स अच्छा माना जाता है कि वजीरेक्स से पैसे मंगा लो। बट ये है कि वजीरेक्स पे डायरेक्ट पैसे भी नहीं आते कभी कभार, जैसे नाइसहैश की लिमिट है कि कुछ 0.005 तक ही 0.0005 बिटकॉइन आपको मिनिमम चाहिए।
बट कहता है कि आपको अगर वजीरेक्स से भिजाना है तो आपको 0.001 बिटकॉइन इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर आप चाहते हो कि उतना बिटकॉइन ना इकट्ठा करो तो आप कॉइन बेस में भिजवा के कॉइन बेस से फिर वजीरेक्स पे भिजवाओ, या फिर आप 0.001 इकट्ठा करके सीधा वजीरेक्स में भिजवाओ। सीधा वजीरेक्स में भिजवाने प्रॉफिट ज़्यादा ही रहेगा इंडियन यूजर्स के लिए। इंडियन यूजर्स के लिए, बट फॉरेन तो डायरेक्ट कॉइन बेस से अपना वॉलेट निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये जीपीयू को जो हम ओवरक्लॉक करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं हम ओवरक्लॉक, क्योंकि ओवरक्लॉक करने के बाद ही ऑप्टिमम यूज हो पाता है ग्राफिक्स कार्ड का, वो हम कैसे करते हैं, मतलब क्यों करते हैं? हाँ जी, जैसे ओवरक्लॉक का मतलब ये होता है कि आप ग्राफिक कार्ड को उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे काम करवाना चाहते हो। कि आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो माइनिंग करने के लिए कि आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो मैक्सिमम आपको मेगा हैशेस दे, आपको ज़्यादा हैश रेट मिले उससे। आप यही चाहोगे कि आपको जैसे आपका सिस्टम है अभी ब्लैंक स्क्रीन हो गई, आपने ऐसा ओवरक्लॉक करा था इसे कि बेचारा अनस्टेबल हो चुका है, तो आपने खुद ओवरक्लॉक कर रखा है। तो आप क्या चाहते हो, आपने क्यों ओवरक्लॉक करा कि आपको ज़्यादा हैश रेट मिले, तो उसी लिए आपको मैक्सिमम आप स्क्वीज आउट कर सको परफॉर्मेंस, इसलिए आप ओवरक्लॉक करते हो। मतलब ये जीपीयू पे हमारे इफेक्ट करेगा जो हमने ओवरक्लॉक करा है, इसके कंपनी के मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है माइनिंग करने पे इस तरह से? देखिए, आपने ओवरक्लॉक तो करा है, बट आप एक्चुअली ओवरक्लॉक ही नहीं करते, आप ओवरक्लॉक के साथ और भी चीज़ें करते हो ग्राफिक्स कार्ड के साथ। अब आप चाहोगे कि आपकी बिजली कम से कम लगे, आपको ज़्यादा हैश रेट मिले कम बिजली में, तो आप उसको अंडर वोल्ट करते हो। अंडर वोल्टिंग से ये होता है कि आप उसको कम करंट दोगे ग्राफिक्स कार्ड को, और कम करंट दोगे तो उसके जो बोर्ड है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा गर्म नहीं होगा, कम हीट जनरेट होगी, हीट कम जनरेट होगी तो उससे लाइफ स्पैन ज़्यादा बढ़ेगा कार्ड का। तो ओवरक्लॉक करना और अंडर वोल्टिंग करना एक दूसरे को काट देंगे। अच्छा। मतलब आपका ग्राफिक कार्ड को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे गेमिंग में आपका कार्ड एक्चुअली क्या होता है, टेक्सचर्स अचानक से आते फिर अचानक से चले जाते, तो हाई डेफिनेशन टाइप जो गेमिंग होती है, फार क्राई 3 या फिर ऐसा टाइप। हाँ जी, तो ये होगा कि आपका ग्राफिक्स कार्ड पे अचानक से प्रेशर पड़ता है फिर अचानक से नीचे आ जाता है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके कार्ड को। इंस्टेड आपका माइनिंग 24 घंटे चल रहा है, बट अगर आपने उसको ऑप्टिमम सेटिंग्स पे चला रहे हो तो उसको कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीन है, मशीन चलने के लिए बनती है, तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप कह रहे हो कि माइनिंग टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि ज़्यादा वो चल रहा है इस पे डिपेंडेंट है? हाँ जी, बस सब टेम्परेचर का खेल। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, अगर वो यहाँ पे इसमें तो है दिखाता रहता है माइनिंग के टाइम पे कि आपके जीपीयू की क्या टेम्परेचर को वो दिखा रहा है, मतलब बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जीपीयू सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 50 से 60 है, 60 से ऊपर मतलब आपका टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। अच्छा। वैसे कार्ड की मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं कि 80 to 85 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जा सकता है, बट अब मैक्सिमम पे रन कराना तो फुलिश ही होगा कि आप मैक्सिमम पे रन कराओ। जैसे आपका ये कार्ड है दिखा रहा है, आपका ये सिंगल कार्ड 30 मेगा हैशेस दे रहा है और 98 वॉट्स पे काम कर रहा है, तो मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसी ने सब्सक्राइबर ने पूछा है कि माइनिंग कितना इफेक्ट करता है जीपीयू को, जैसे कि आपने आधा बता दिया। मतलब कि बहुत सारे गेमर्स का कहना है कि जब से माइनिंग वाले आ गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं उन्होंने मार्केट को, माइनिंग वाले सारे जीपीयू उठा के लेके चले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो माइनिंग वाली की भी जीपीयू उनको मिलती है वो ज़्यादा चलती नहीं है। मतलब इसमें कुछ सच्चाई है या फिर बस ये हाइप बना हुआ है? एक्चुअली वो तो डिपेंड करता है कि कौन से माइनर ने उसको कैसे चलाया है। जैसे हम माइनिंग करते हैं तो हम हर 6 महीने बाद सारे कार्ड्स का दोबारा से थर्मल पेस्ट चेंज करना, उनके हीट सिंक सब साफ़ करना, तो वो सब रेगुलर चेकअप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका कार्ड की वैल्यू इंटैक्ट रहती है, ज़्यादा कम नहीं होती। कुछ माइनर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी जगहों में बिल्कुल पिचका के अपनी रिग पे माइनिंग करते हैं, तो उससे हीटअप ज़्यादा होता है कार्ड, एक तो ऊपर से लाइफ स्पैन कम होता है, तो आप आगे किसी को दोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू कम होगी और वो चलने या ना चलने की भी गारंटी ऐसे रहती है। अच्छा। मतलब अगर हम ये बात करें कि जीपीयू से अगर हम बेस्ट माइनिंग करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? मतलब वो तो आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करता है कौन सा ग्राफिक कार्ड। लाइक अगर हम सपोज करके चल रहे हैं कि हम 24x365 चला रहे हैं, पूरी साल भर हम उसे चलाना चाह रहे हैं, और उसके बाद भी हम उसमें चाह रहे हैं कि वो ख़राब ना हो और हमें ज़्यादा आउटपुट देंगे, तो इसके लिए अंडर वोल्टिंग करनी चाहिए या फिर उसका चेंज कर देना चाहिए एल्गोरिदम, क्या करना चाहिए उसके लिए हमें? उसके लिए आपका जो है वैसे चलने दो बस। एक्चुअली क्या होता है कि आप कार्ड को अगर रेस्ट दो कुछ पीरियड में तो वो बहुत अच्छा रहता है, वो ROI पे आपका असर करता है, बट स्टिल कार्ड की लाइफ के लिए इफेक्ट कर। जैसे आपने एक पूरे साल चलाना है जैसे, तो एक मंथ में एक दिन अगर आप स्विच ऑफ कर दो अपना सिस्टम, थोड़ा रेस्ट कर दो और सिस्टम ऑफ करके फैंस चला दो ताकि कार्ड बिल्कुल कूल डाउन हो जाए और आपका मदरबोर्ड जो सारा सिस्टम रिग का है
वो सारा कूल डाउन हो जाए। तो एक दिन में अगर आप ये कर दो तो कार्ड लिए काफ़ी है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या खर्चा रहेगा? जैसे हम माइनिंग अभी हम कर रहे हैं तो एक मंथ में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंजम्पशन, और साथ में अगर डेटा की कभी ज़रूरत पड़ती है इसमें तो कितना डेटा खर्च होता है? कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है उसको आइडिया नहीं है कि मतलब अगर हमने सेटअप कर लिया तो कितना इसका खर्च आएगा? हाँ जी, जैसे आपका क्या कहते हैं डेटा, इंटरनेट डेटा का जो है, इंटरनेट डेटा इसमें एक दिन में आप एक्सपेक्ट करो कि 60 MB लगता है बस। अच्छा, एक दिन में 60 MB से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसमें बस ये सर्वर से कनेक्ट करते हैं, सारा काम तो मैनुअल होता है, ग्राफिक कार्ड काम करता है, बस उसको ये होता है कि वो उसने कितना काम करा वो सर्वर पे डालना है बस। तो उसके लिए वो 1010 की वैल्यू सर्वर पे जानी होती है, तो उसको जाने के लिए 1 MB चाहिए होता है मुश्किल से। तो वो 60 MB एक दिन का आप अगर चेक करो तो 60 MB से ज़्यादा नहीं जाता डेटा। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना कंजम्पशन है? इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो अब स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में रह रहे हो। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो अभी तो, और आपकी ये 97 वाट 100 वाट के बल्ब से भी कम की बिजली आ रही है तो इतना ज़्यादा असर नहीं आता। नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। 200 यूनिट आपकी फ्री आती है तो उसमें तो आपका फ्री है ऑलमोस्ट ये माइनिंग का सिस्टम सब। ठीक है। बहुत सारे गेमर्स का कहना है कि जीपीयू की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि माइनर्स बहुत ज़्यादा एक बार में 50-50 60-60, जैसे कि हमने खुद भी आपने जो फार्म बनाई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जीपीयू जाके खरीद के ले जाते हो, बेस्ट मॉडल खरीद लेते हो, जिससे कि मार्केट में स्कार्सिटी हो जाती है जो गेमर्स है उनके कंपैरेटिवली। वो मतलब जो 20,000 में जो आइटम खरीद रहे थे उनको 50-50 हज़ार रुपये देने पड़ रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक्चुअली ये माइनर्स की सिर्फ गलती नहीं है, एक्चुअली ये गलती पूरी मार्केट की है, क्योंकि एक्चुअली भी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है पूरे मार्केट में। सेमीकंडक्टर्स ही नहीं है, दो मेन कंपनीज है जो ग्राफिक्स कार्ड की चिप्स बनाती है, क्या सैमसंग और एक TSMC। दोनों की अभी बिल्कुल सारे स्लॉट्स बुक हैं। एक्चुअली एप्पल ने TSMC को ऑर्डर दे दिया कि आप सिर्फ मेरी चिप्स बनाओगे, तो एक तो वो पहले से बुक हो चुके हैं। अब NVIDIA AMD जो मेन कंपनीज है ग्राफिक्स कार्ड बनाएंगी वो ऑलरेडी लाइन में, उनके कब चिप्स बनेगी। एक तो वैसी शॉर्टेज है, कंपनीज है नहीं बनाने के लिए, तो शॉर्टेज बहुत तगड़ी है। और उस शॉर्टेज की वजह से स्कैल्पर्स अपना कमाल दिखा रहे हैं। वो क्या करते हैं, बोट्स छोड़ देते हैं ऑनलाइन, वो सारे ग्राफिक्स कार्ड खरीद लेते हैं और फिर उनको ट्रिपल दामों पे बेचते हैं। एक तो ये है, हमें गेमर्स को क्या माइनस तक को ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिल रहे जो ग्राफिक्स कार्ड की हम खुद भी खरीदना चाह रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद हमें सेकंड हैंड मिली। सेकंड हैंड भी आपको अब माइनर्स ही जो यूज़ कर करके आपको दे रहा है, बस वही है। और कुछ अब तो बहुत मुश्किल है ग्राफिक्स कार्ड खरीदना। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि माइनिंग सेटअप के लिए ऑप्टिमम बजट, अगर कोई बंदा मतलब जस्ट अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, हमारी वीडियो देखी उसको, उसने फिर रिसर्च करा और वो सोच रहा है खोलने के लिए, तो मिनिमम बजट क्या उसका होना चाहिए? कहाँ से उसे इक्विपमेंट सही रेट पे मिल जाएगी और बिजली रेट, डेटा का रेट हटा के वो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकता है जो कि वो मतलब माइनिंग स्टार्ट कर सके, और कितना प्रॉफिटेबल है, उसका स्कोप क्या है, वो आप समराइज कर दें इसे। तो आपको अगर नया बिल्कुल ही आपका बजट कम है, जैसे समझ लीजिए आपका बजट 15,000 तक है, तो 15,000 तक में अगर रेट नॉर्मलाइज हो जाए वापस से, तो सेकेंड हैंड मार्केट से ग्राफिक्स कार्ड ले लो। 9,500 तक का आ जाता था पहले 1060 6GB का, ठीक है। तो आप 9,500 का 1060 6GB उठा लो। फिर आप अपने कोई भी नीचे लोकल स्टोर में चले जाओ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की डीलिंग होती है, वहाँ पर जाके आप यूज्ड मदरबोर्ड का कॉम्बो उठा लो, क्योंकि हमें मदरबोर्ड प्रोसेसर का कोई काम तो होता नहीं। तो आप अगर आपका बजट कम भी है तो आप तो सस्ते से सस्ता कर लो और पैसा अपना ग्राफिक्स कार्ड और एक पावर सप्लाई में लगाओ, ठीक है। आपका टोटल 15,000 में अच्छा सेटअप बन जाएगा एक ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। और इससे हम कितना मतलब प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बिटकॉइन पर मंथ के हिसाब से? बिटकॉइन के रेट पे डिपेंड करता है। अगर जैसे 41-43 लाख अभी जैसे चल रहा है रेट, तो अभी के हिसाब से आपको वो 1060 6GB भी 4-5 हज़ार करीब दे देगा महीने का। बट अगर वो वापस से 20 लाख हो जाए तो वैसे ही कम होता रहेगा, 10% आपका प्रॉफिट है ये। अच्छा, मतलब ये अगर एक ले रहे हैं तो ये छोटा बिजनेस है। अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है, मतलब 10,000 जैसे आपने बताया, 10,000 से कम ही बताया, तो उसमें एक ग्राफिक्स कार्ड आ जाएगा। रिग बनानी हो, मतलब कि 10 ग्राफिक्स कार्ड अगर हम खरीद रहे हैं तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50,000 रुपये मिनिमम हमें मंथली मिल जाएंगे, और रिग बनाने में ही फ़ायदा है। हाँ जी, हाँ जी। पैसिव इनकम का एक सोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, एक बस ऑन करके आप सिस्टम छोड़ दो, 24 आवर आपको पैसा जनरेट करके देता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। बस मिनिमम मतलब 50,000 तक आप अगर 10 ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हो, मतलब कि 50,000 रुपये खर्च करके आप उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। 50,000 में तो
मुश्किल है कि 10 ग्राफिक्स कार्ड आ जाए, हाँ। बट स्टिल 50,000 में अच्छी खासी आपकी पैसिव इनकम हो जाएगी। पॉइंट ये है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूआई इलेक्ट्रॉनिक्स से। धन्यवाद।